बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड अलाइंस बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, और इस सिलसिले में जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस कॉन्फ्रेंस में आज जो तकरीरें की गई हैं, ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई ने जो खिताब किया है, जो स्पीचेस की हैं, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, बानी पीटीआई इमरान खान से जुड़ी एक बड़ी अहम खबर है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और आज की अदालती कार्रवाई में सिविल सोसाइटी के जो वकील हैं फैसल सदीकी, उनकी जानिब से एक नए नुक्ते पर जो है अपने दलाइल का आगाज़ किया गया है। इस केस की समाअत का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। 9 मई के मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशन के हवाले से चीफ जस्टिस याई अफरीदी साहब ने समाअत की है। इस केस की समाअत का अहवाल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, उन्हें इकट्ठा करके जो शहर इक़्तिदार में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, इसकी ओपनिंग जो स्पीच की है वो नाज़रीन की है साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने। अब एक लंबी चौड़ी उनकी ये तकरीर थी, लेकिन 2 बातें मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस तकरीर से निकाली हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याई अफरीदी हैं, उन्हें रिडार पे रख लिया गया है, उन्हें निशाने पे रख लिया गया है। क्या कहा नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी ने, उस पर आने से पहले आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने एक टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि जो चीफ जस्टिस हैं, अब उनके पास चपड़ासी के अख्तियारात भी नहीं हैं। कल सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया था, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी के इस स्टेटमेंट के ऊपर अफसोस का इजहार किया गया था, इस स्टेटमेंट की मज़म्मत की गई थी और शाहिद खाकान अब्बासी से माफ़ी मांगने का मुतालबा सामने आया था। रात एक टॉक शो में अपने इस स्टेटमेंट की शाहिद खाकान अब्बासी ने वजाहत कर दी थी, लेकिन आज चीफ जस्टिस याई अफरीदी के अख्तियारात को लेके एक नया रंग देने की जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो कोशिश की है। क्या कहते हैं नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी साहब? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने का अख्तियार तक नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि पीका के एक्ट और 26वीं तरमीम के बाद हमारा जो अदालत का निज़ाम है वो मफलूज होकर रह गया है, अदालती निज़ाम को फ़ारिग कर दिया गया है। अब शाहिद खाकान अब्बासी से किसी टीवी टॉक शो में कोई एंकर ये सवाल करे कि आप ये कह रहे हैं कि पीका के कानून के बाद और 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, तो सवाल ये बनता है शाहिद खाकान अब्बासी से पूछने का, जवाब उनसे ये लेना चाहिए कि क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया का बेहतरीन अदालती निज़ाम था? क्या पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम था वो दुनिया की जो बेहतरीन जुडिशल सिस्टम है उसमें हाई रैंकिंग में आ रहा था, पहले नंबर पे था, टॉप 10 में था? तो ऐसा नहीं था 26वीं आईनी तरमीम से पहले। 140 की स्टेट पे या 133 की रेटिंग में हम पहले खड़े थे, आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना कि 26वीं तरमीम के बाद, पीका एक्ट के बाद अदालतें मफलूज कर दी गई हैं, अदालती निज़ाम को फ़ारिग कर दिया गया है, तो ये नाज़रीन इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता है। 26वीं तरमीम से पीछे आप चले जाएँ तो जिस अदलिया की शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात करें, उस अदलिया ने क्या कुछ नहीं किया। क्या मुंतखब वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा गया, तौहीन अदालत की सज़ाएँ नहीं सुनाई गई, बग़ैर ट्रायल के, बग़ैर शवाहिद पेश किए जो है वज़ीर आज़म को नाअहल नहीं किया गया। ना सिर्फ वज़ीर आज़म को बल्कि अरकान असम्बली तक को जो है वो बग़ैर ट्रायल के फ़ारिग कर दिया गया, घर पहुँचा दिया गया, ताहया सियासत से नाअहल कर दिया गया। और सिर्फ ये नहीं कि ऐसे फ़ैसले भी 26वीं तरमीम की पहली अदलिया की जानिब से दिए गए जिस पर पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर अरबों डॉलर्स के जुर्मानों का, हर्जानों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मईशत का बट्ठा बैठा 26वीं तरमीम से पहले जो सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से फ़ैसले दिए गए। तो किस अदलिया की बात कर रहे थे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब? और फिर कहते हैं कि चीफ जस्टिस याई अफरीदी के पास बेंच बनाने का अख्तियार भी नहीं। ये बता देना
कि कॉन्स्टिट्यूशन की किस प्रोविजन की वजह से ऐसी कौन सा आइन का आर्टिकल है जिसमें EIFD साहब के पास बेंच बनाने का अख्तियार नहीं। आज भी वो बेंच बना रहे हैं, लेकिन यह है कि मास्टर ऑफ रोस्टर ख़त्म कर दिया गया है। मास्टर ऑफ रोस्टर ख़त्म होने के बाद अब बेंच बनाने का जो अख्तियार है वो 3 जजेस के पास चला गया है। तो उसमें चीफ जस्टिस जो मुतलका कमेटी है उसको हेड करते हैं। तो ये ऐसी बात या शायद खाकान अब्बासी साहब ने की है जिसकी कोई बेस नहीं बनती। महमूद अचकज़ई साहब ये कह रहे हैं अपनी तकरीर में कि मतलब उन्होंने एक मुतालबा किया कि इमरान खान की हुकूमत आए या किसी और सियासी जमात की हुकूमत आए, मेरा उनसे ये मुतालबा है कि ये जो जजेज़ हैं जो खड़े रहे, डट के खड़े रहे, उनको हीरो डिक्लेयर किया जाए। किन जजेस को महमूद खान अचकज़ई जो है वो हीरो डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं? उन जजेस के लिए जो किसी सियासी जमात के आलाकार बन गए, या उन जजेस के लिए जिन्होंने आमरीत में, डिक्टेटरशिप में PCO का हल्फ उठाने से जो है वो इनकार किया? जिन जजेस ने PCO का हल्फ उठाने से इनकार किया उनको बिल्कुल हीरो डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन वो जजेस जो किसी सियासी जमात के आलाकार बन गए, उनको हीरो डिक्लेयर करना, ये फिर कहाँ का इंसाफ होगा? ये तो फिर कोई इंसाफ वाली बात ना हुई। आसमा शिराजी साहबा ने गो के जो तकरीर की, खातून एंकर हैं हमारी, उनका बड़ा एहतराम है, उनके मौक़िफ़ का भी एहतराम है। उसमें उन्होंने पीका पर भी तनकीद की, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को भी हदफ़े तनकीद बनाया। लेकिन साथ में जो एक अहम बात आसमा शिराजी साहबा ने की वो क्या थी कि उन अखबारात और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी ये सियासी जमातें बोलें। कौन सी सियासी जमातें बोलें? जिन्होंने ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। वो सहाफ़ी और वो अखबारात जिन्होंने सहाफ़त का, जर्नलिज़म का जनाजा निकाल दिया है, जिन्होंने फ़ेक न्यूज़ से नफ़रत फैलाई है, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी बात की जाए जो फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं। लेकिन जिस फोरम पे जाके आसमा शिराजी साहबा ये बात कर रही थी फ़ेक न्यूज़ के हवाले से, वो तो उन फेकिए सहाफ़ियों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वह उनका एजेंडा लेके चलते हैं, उनके एजेंडे की प्रमोशन करते हैं, उनके एजेंडे को टो करते हैं और आवाम को वो दिखाते हैं, वो बताते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और नफ़रतें फैला रहे होते हैं, रियासत को तकसीम कर रहे होते हैं, रियासत की आवाम को तकसीम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो नाज़रीन इस खबर पे हमने बात करनी थी। अब ये ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे जो 26वीं आइनी तरमीम को सिरे से ख़त्म करना चाहता है। और मौलाना फजल रहमान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम के हक़ में वोट डाला था। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो कि 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी में पेश थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि अव्वल दस्ते में शामिल थे, क्या वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ चलने वाली इस तहरीक में शामिल होंगे? ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो अपना एक स्टांस ले चुके हैं, स्टांस ले के तरमीम पास करवा चुके हैं, वो फिर क्यों इस 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ किसी अलायंस का हिस्सा बनेंगे? हाँ, इंतखाबात के मामले के ऊपर हो सकता है ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन 26वीं तरमीम को इसलिए वो ख़त्म नहीं करवाएंगे क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बननी चाहिए। ये तहरीक इंसाफ के साथ जो नेगोशिएशन हुई मौलाना फजल रहमान साहब की, जिसमें कामरान मुर्तज़ा और सलमान अकरम ने बैठ के 26वीं आइनी तरमीम का अपना मसवदा तैयार किया था, उसमें फिर तय हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए। तो मौलाना साहब इस मामले पे 26वीं तरमीम के अगेंस्ट जो है इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, और किसी इशू के ऊपर बेशक इस अलायंस का हिस्सा बन जाए। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई है। आज नाज़रीन दलाइल दिए गए हैं जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं जनाब फैसल सदीकी साहब, और उनकी तरफ से आज जो नुक्ता अदालत के सामने रखा गया वो नुक्ता नाज़रीन ये था। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि जो ATC अदालतों से मुल्ज़मान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी दी गई वो कस्टडी देने का अख्तियार मजिस्ट्रेट का था, वो कस्टडी देने का अख्तियार ATC अदालत का नहीं था। और फैसल सदीकी ने कहा कि ये लोग मुल्ज़मान भी नहीं थे, जब तक ये मुल्ज़मान डिक्लेयर ना होते आप इनकी मिलिट्री कस्टडी ATC अदालत नहीं दे सकते थे। अब वो बात क्या कर रहे हैं, वो नुक्ता क्या उठा रहे हैं फैसल सदीकी साहब दरअसल नुक्ता ये उठा रहे हैं कि ये जो मुल्ज़मान 103 मुल्ज़मान की कस्टडी आम अदालतों से लेके मिलिट्री कस्टडी के हवाले की गई, मिलिट्री कोर्ट के हवाले की गई, सिरे से ये बुनियाद ही गलत है। ये बुनियाद गलत है, तो इस बुनियाद के गलत होने की बिना पे जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है वो ट्रायल भी गलत है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने इस सवाल के ऊपर उनके सामने ये इस नुक्ते पे उनके सामने ये सवाल रखा जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कि आप कहते हैं कि ये जो मुल्ज़मान मिलिट्री कस्टडी में दिए गए हैं ये तब एक्यूज़ करार पाने थे
जब इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी थी। तो जब तक फ़र्द जुर्म ना लगे, आपके मुताबिक ये मुल्ज़मान नहीं थे। तो मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा तो फिर हम ये देखते हैं कि CRP के सेक्शन अगर आप निकाल के पढ़ें, जब एक FIR का इंदराज हो जाता है तो मुल्ज़म जब ज़मानत कराने के लिए अदालत में जाता है तो वहाँ पे एक्यूज़ लिखा जाता है। तो ये दलील कैसे तस्लीम कर लें कि जब तक मुल्ज़म चार्जशीट नहीं हो जाता, उसकी इंडाइटमेंट नहीं हो जाती, वो मुल्ज़म नहीं होता। फिर आगे चल के फैसल सदीकी साहब ने से सवाल किया जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कि मैंने ये कहा था, मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था कि जो मुल्ज़मान की कस्टडी दी गई है मिलिट्री कस्टडी के हवाले, इसके फ़ैसले कहाँ पे हैं? वो फ़ैसले नहीं दिखाया गया ATC अदालत का कि क्या फ़ैसला दिया गया। जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि फ़ैसले तो अदालत के मौजूद हैं, लेकिन जज साहब ने रीज़निंग देना थी, लेकिन वो रीज़निंग के क्यों इन मुल्ज़मान की जो कस्टडी है वो सिविलियन कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट के हवाले की जा रही है, इसकी वजूहात जो है वो ATC अदालत ने नहीं दी। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि हवालगी जो है बराह रास्त अगर ATC अदालत में दरख्वास्त आ जाती है तो जो ATC अदालत के जो जज हैं उनको वजूहात देनी चाहिए। हवालगी अगर हो जाए तो उसके बाद मुल्ज़मान के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, ये सवाल भी अदालत की जानिब से जो है वो फैसल सदीकी साहब के सामने रखा गया। तो आज भी फैसल सदीकी साहब के दलाइल जारी रहे, कल भी फैसल सदीकी साहब के दलाइल जारी रहेंगे और कल तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। बाकी 9 मई के मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशन के केसेस आज चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब की अदालत में लगे थे और 3 रुकनी बेंच था याहिया फरीदी साहब का, जिसमें जस्टिस शफी सदीकी साहब थे, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे और हुकूमत पंजाब के प्रोसिक्यूटर अहमद रज़ा गिलानी साहब पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि अदालत के सामने 2 केसेस हैं, एक तो मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशन के केसेस हैं, दूसरे 11 केसेस ऐसे हैं जिसमें ट्रांसफ़र के हवाले से, जो कि जज के ट्रांसफ़र के हवाले से है कि ये केस जो है जस्टिस मलिक इजाज़ की कोर्ट से दूसरी अदालत में जो है वो ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जो ट्रांसफ़र वाली बात है तो जज साहब का पहले ट्रांसफ़र हो चुका है, तो ये दरख्वास्तें तो गैर मौसर हो चुकी हैं। लेकिन पंजाब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये जो जजेस के ट्रांसफ़र वाला मामला था, इस पर जो जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था, इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो 2-2 लाख रुपया जुर्माना किया था। 11 दरख्वास्तों में 2-2 लाख रुपया जुर्माना किया गया है और ऑब्जर्वेशन पंजाब के प्रोसिक्यूटर के ख़िलाफ़ पास की गई है कि अदालती कार्रवाई पर जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। अगर कोई रेफरेंस जस्टिस मलिक इजाज़ अवान के ख़िलाफ़ आया था तो वो होम डिपार्टमेंट की जानिब से भेजा गया था, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से उसको सिर्फ फॉरवर्ड किया गया था। और इस मामले के ऊपर ये जो रेफरेंस वाला मामला आया था, ATC अदालत GHQ रावलपिंडी हमला केस की मलिक इजाज़ अवान साहब समाअत कर रहे थे, तो प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा कि इस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत से माफ़ी भी मांग ली थी, 3 मरतबा उनसे माफ़ी मांगी गई थी। जिस पर जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने कहा कि मेरा एक जुडिशल ऑफिसर है, अगर आप ये बात करेंगे तो फिर उसको भी यहाँ पे जो है विटनेस के लिए जो है बुलाना पड़ेगा, तो आप इसको ज़्यादा प्रेस ना करें। लेकिन जो 2-2 लाख रुपए का जुर्माना था, उसका जब नुक्ता दोबारा से प्रोसिक्यूटर ने उठाया तो इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, नोटिस करके जो है इस पर जवाब मांग लेते हैं। दूसरा ये हुआ कि जो मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशन का इशू था, उस पर प्रोसिक्यूटर पंजाब ने यह कहा कि इसमें हम JIT की रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे। आज भी जो केसेस बेल कैंसिलेशन के लगे हैं 9 मई के मुल्ज़मान के, कल भी रावलपिंडी के 9 मई के मुल्ज़मान के केसेस लगे हैं और परसों जुमे के रोज़ लाहौर के 9 मई के मुल्ज़मान के केसेस लगे हैं। तो इसमें JIT की रिपोर्ट जो है वो आने दें। रिपोर्ट जब आ जाएगी तो फिर हम इस केस में बेल कैंसिलेशन के ऊपर आर्गू करेंगे। जिस पर जज चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने कहा कि बेल कैंसिलेशन जब एक मरतबा बेल हो जाती है तो फिर आपको ये साबित करना पड़ता है कि जो बेल निचली अदालत ने दी है उसमें अनरीज़नेबल बात क्या है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। लेकिन अदालत ने JIT की रिपोर्ट जो है, JIT के हवाले से मज़ीद दस्तावेज़ात, मज़ीद डॉक्यूमेंट जो है जमा कराने की पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को जो है मोहलत दे दी है। आज के केसेस जो है वो मुलतवी कर दिए गए। कल जिन केसेस की समाअत होनी है, परसों 9 मई के जिन केसेस की समाअत होनी है, उनसे मुतल्लिक चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने यह कहा है कि उन केसेस को कल देखेंगे। आज उन केसेस को जो कि अदालत के सामने लिस्टेड नहीं है, उन केसेस के ऊपर आज बात अदालत में नहीं की जाएगी और कोई फ़ैसला भी नहीं किया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि जो बड़ी खबर का जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो ग़ुलामी से निजात का बयानिया बनाया, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत जो है एक गैर मुल्की साजिश के ज़रिए जो है मेरी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया। और फिर हमने देखा कि वहीं पे ही जिस मुल्क के ऊपर जो है वो
साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया, वहाँ पर लॉबिंग फर्म की जो खिदमात हैं वो हासिल की गई, वहाँ पे इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की इमेज बिल्डिंग के लिए। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जो कांग्रेस मैन हैं, मेंबर कांग्रेस हैं अमेरिका के, जो विल्सन, उनकी जानिब से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वज़ारत ख़ारजा के हवाले से मार्को रूबियो, उनको एक ख़त जो है वो जो विल्सन ने लिखा है, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई की जो है वो बात की गई है। जो विल्सन के ख़त में नाज़रीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से ये कहा गया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है उसको मिलिट्री रजीम का नाम दिया गया है, कि इमरान खान की रिहाई के लिए मिलिट्री रजीम को इंगेज किया जाए। और जो विल्सन अपने लेटर में कहते हैं कि इस रिहाई से दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। और जो विल्सन अपने लेटर में कहते हैं कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान में अदालती ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। अब नाज़रीन ये जो लेटर के जो कंटेंट्स हैं और इमरान खान साहब का जो बयानिया था, इसमें कितनी कंट्रडिक्शन है वो आपके सामने है। ये जो लेटर लिखे जा रहे हैं, इस पर आप क्या ये समझते हैं, क्या तहरीक इंसाफ ये नहीं समझते कि आप जिस ग़ुलामी से निजात हासिल करने की बात कर रहे थे, ये जो लेटर है पाकिस्तान के सिस्टम में, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, क्या ये मदाखलत नहीं है? लेकिन तहरीक इंसाफ ये नहीं कहेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए ये मदाखलत, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई भी बाहर से कोई मदाखलत की जाए, कोई लेटर लिखा जाए, वो हलाल है। और इस लेटर में नाज़रीन जो विल्सन ने ये भी लिखा कि इमरान खान साहब को फ़ौजी बगावत के नतीजे में कैद किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हो गए। अब इमरान खान साहब को तो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के ज़रिए अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटाया गया था। इमरान खान साहब को जिन केसेस में सज़ाएँ हुई वो गलत हो सकते हैं, वो झूठे हो सकते हैं, वो सच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर बात किए बगैर एक चीज़ जो है, जो अदालती निज़ाम के ज़रिए, अदालती कन्विक्शन के ज़रिए, अदालती फ़ैसलों के ज़रिए इमरान खान साहब जेल में हैं, उस पर ये इस लेटर में जो बात की गई है कि फ़ौजी बगावत के नतीजे में खान साहब कैद हुए, इसमें फ़ौजी बगावत कहाँ से आ गई? तोशा खाना के तहत किसने लिए? मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा मुबैना तौर पर मलिक रियाज हुसैन का बरतानिया में पकड़ा गया, वो पैसा पाकिस्तान में ला के मलिक रियाज हुसैन के हवाले किसने किया? अब जो विल्सन ने अपने इस लेटर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से कहा है कि फ़ौजी हुक्मरानी का ख़ात्मा किया जाए, इस ख़ात्मे से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे, और इमरान खान की आज़ादी पर मुनहसर है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो स्ट्रेंथन होंगे। यानी अब इमरान खान साहब जेल से रिहा होंगे तो फिर अमेरिका ताल्लुकात जो है मजबूत हो जाएंगे। अब नाज़रीन आप खुद ही इस तज़ादात का जो है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बात कहाँ से निकली थी और कहाँ तक जो है वो आन पहुँची है।